यो व्हाट्स अप एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। जितने भी लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन सीरीज कर रहे हैं फॉर May 26, सितंबर 26 एंड जनवरी 27 अटेम्प्ट्स। ये तीनों अटेम्प्ट्स के लिए वाली रिवीजन सीरीज एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं, एक एक चैप्टर का डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोगों को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला रिवीजन करना है। हम लोगों को यहाँ पर फ्री कलर्ड नोट्स मिल रहे हैं। मतलब हम लोगों को क्या मिल रहे हैं, आप लोगों को मिल रहे हैं, मैं बना रहा हूँ फ्री कलर्ड नोट्स। तो वो नोट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उन्हीं नोट से हम लोग यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं और उन्हीं नोट से आप लोगों को पढ़ाई भी करनी है। उन्हीं नोट से आप लोगों को भी वो नोट्स आप लोगों को भी मिल रहे हैं। एग्जाम की रेलेवेंस अगर हम लोग बात करें तो May 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 इन तीन अटेम्प्ट्स के लिए वाले सेशंस एप्लीकेबल होंगे। और इन सेशंस को करने के बाद आपको इनकम टैक्स और जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक्स और स्कैनर, इन तीन बुक से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इन तीन बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपका May 26 वाला या सितंबर 26 वाला या जनवरी 27 वाला अटेम्प्ट बहुत शानदार जाने वाला है। ये हमारा इनकम टैक्स का शेड्यूल है, ये हम लोगों का जीएसटी का शेड्यूल है। आज हम लोगों को करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो चलिए सर शुरू करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से। तो ये जो कलर्ड नोट्स हैं ये आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। अच्छा, ये भी कहां से मिलेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली आपको मेरी वेबसाइट पर आना होगा। ठीक है, आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना होगा kumarnishant.com पे। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां पर आपको कोर्सेज पर क्लिक करना होगा। जब आप यहां पर कोर्सेज पर आओगे तो आपको यहां पर मल्टीपल कैटेगरीज दिखेंगी। सीए कोर्सेज की एक कैटेगरी दिखेगी, आपको सीए कॉम्बो कोर्सेज की कैटेगरी दिखेगी, सीए बुक्स की कैटेगरी दिखेगी और आपको स्टॉक मार्केट्स की कैटेगरी दिख जाएगी। तो सीए कोर्सेज में जब आप लोग आओगे तो यहां पर आप लोग व्यू ऑल पर क्लिक करना। ठीक है, व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इतने सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। तो आप डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस आप लोग कोर्स ले सकते हो। ये फास्ट ट्रैक बैच जो हम लोगों का यहाँ पर अभी चल रहा है, इस फास्ट ट्रैक बैच में आप लोग को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। पूरा का पूरा एलएमएस, डाउट सॉल्विंग, एमसीक्यूज, जो भी हम लोगों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो सारी चीजें, और साथ ही साथ आपको वो तीनों बुक्स भी मिल रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी अगर आपका मन है कि नहीं सर आप हम लोग बुक से अपने आप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ये है वो रिवीजन कोर्स जहां पर मैं फ्री कलर्ड नोट्स डाल रहा हूं। ठीक है, तो इस फ्री रिवीजन कोर्स में आपको अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। आपको वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद पहले आपको एनरोल कराना पड़ेगा, तभी आप इसमें से फ्री वाली चीजों को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने अमेंडमेंट्स पूरे के पूरे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अमेंडमेंट सॉल्व हो चुके हैं। फिर ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर उसके रिवीजन वीडियो, फास्ट ट्रैक वाला भी लेक्चर है यहाँ पर, और उसका माइंड मैप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिमिलरली रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का या फिर इनकम फ्रॉम सैलरीज का अगर आप लोग देखना चाहो तो इनकम फ्रॉम सैलरीज खुल जाए मेरे भाई। हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरीज की भी 2 रिवीजन वीडियोस है, माइंड मैप भी है उसका। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसकी भी एक रिवीजन वीडियो है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से फास्ट ट्रैक वाले लेक्चर्स भी यहीं पर है। तो बहुत सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगी। आज जो हम लोगों को चैप्टर करना है वो ये वाला चैप्टर है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो उससे रिलेटेड समरी या माइंड मैप्स मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, और बाकी जैसे ये वाला सेशन में रिकॉर्ड करूंगा ये वाला सेशन भी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। इससे पहले कि जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब आप लोगों को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम है, उसके रिवीजन वीडियो और उसका माइंड मैप हो गया। ठीक है, उससे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसकी रिवीजन वीडियो, उसका माइंड मैप। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जहां पर जो भी माइंड मैप्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, माइंड मैप्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं सर हमें एमसीक्यूज भी चाहिए, हमें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस चाहिए, हमें लाइव क्लासेस चाहिए, तो फिर आप टैक्सेशन का एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर डेडिकेटेड एग्जाम फोकस्ड वे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है एंड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस क्लास के साथ ही साथ करवाई है। कई जगहों पर तो कई सारे चैप्टर्स में तो ऑलमोस्ट पूरी पूरी स्कैनर हम लोगों ने क्लास में ही कर लिया। ठीक है, तो वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है। नहीं तो एक चीज का बस आप लोग यहां पर ध्यान रखना है यार, चाहे आप कोर्स लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब फर्क तो पड़ता है, लेकिन मैं उसके लिए ये नहीं बोलूंगा कि नहीं कोर्स नहीं लिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन एक चीज जो आप लोगों को डेफिनेटली लेनी चाहिए वो है स्कैनर। ठीक है, एक चीज जो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए वो है स्कैनर। वो 3 बुक्स जो मैं आप लोगों से बता रहा हूं, सेल्फ स्टडी बुक्स, दोनों की दोनों सेल्फ स्टडी बुक्स और एक स्कैनर, ये 3 चीजें आप लोगों को लेनी चाहिए। तो आप यहीं पर आओगे, वेबसाइट पर आओगे kumarnishant.com पर, और यहां पर आपको बुक्स दिख जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको बुक्स दिख जाएगा। जब आप बुक्स पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको सीए बुक्स में ये सारी की सारी बुक्स दिख जाएंगी। तो 3 बुक्स आप लोगों को लेनी है, एक तो इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक की हार्ड कॉपी, एक ये जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक की हार्ड कॉपी, और एक ये टैक्सेशन का स्कैनर। जब आप ये स्कैनर लेते हो तो स्कैनर के साथ भी आपको एक एलएमएस मिलता है, जहां पर बहुत सारे अपडेट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यू सब गेमिफाइड फॉर्म में आपको इवेंचुअली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ लो या ना लो, लेकिन ये 3 बुक्स जरूर ले लेना। ये आपके करियर का सवाल है, ये आपके अटेम्प्ट का सवाल है।
ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल भी ये सब मत करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर सेइंग कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं, अभी तो ये नहीं लिया, बस ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बट सीरियसली, दिस इज योर अटेम्प्ट, take this very very seriously. You do not realize the importance of 3-4 months right now, लेकिन वो आपको बाद में जाकर रियलाइज होगा कि यार सही रिसोर्सेज अगर हम लोग सही टाइम पर यूज कर लेते, सही रिसोर्सेज में हम लोग अगर इन्वेस्ट कर देते, तो फिर हम लोगों के कई सारे महीने बच जाते, और इन महीनों की जो वैल्यू है वो आपको मे भी अभी रियलाइज नहीं होगी, लेकिन वो बाद में बहुत तगड़ी रियलाइज होगी, लेकिन उस समय आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस मैं आपको एक बड़े भाई की तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी इस समय सही रिसोर्सेज चूज करो। ठीक है, अगर आप ये वाले रिवीजन सीरीज देख रहे हो, ये रिवीजन सेशंस देख रहे हो, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप फास्ट ट्रैक बैच में जाओ, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच में आपको तीनों बुक्स भी मिल रही हैं, बहुत सारी और फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, डाउट सॉल्विंग भी है, मेरे साथ बात करने का 24/7 सपोर्ट भी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप फास्ट ट्रैक बैच नहीं ले पाते, तो एटलीस्ट ये 3 बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ये 3 बुक्स आपके पास डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने आज के मुद्दे पर, और जो हम लोगों का आज का मुद्दा है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, आज का जो हम लोगों का मुद्दा है वो है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो अब यहां पर देखो दो चीजें हैं, यहां पर दो चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। सबसे पहली वाली जो चीज है वो है एग्रीगेशन ऑफ इनकम। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है वो है एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हो जाता है कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी इनकम में जोड़ दी जाएंगी, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी इनकम में जोड़ दी जाएंगी। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी इनकम में जोड़ दी जाएंगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद आता है हम लोगों का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। छोटू सा चैप्टर है, मेरे ख्याल से आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस चैप्टर में हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4A इस वाले चैप्टर से आता है। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4A ऑलमोस्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर से आता है। मैं आपको स्कैनर दिखाऊं, स्कैनर में अगर आप लोग देखोगे तो एग्रीगेशन ऑफ इनकम से अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम से अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये मई 2022 का पीवाईक्यू। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बाद देखो तो जनवरी 2026 6 मार्क्स का, तो क्वेश्चन नंबर 4A मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन नंबर 4A जो कि 6 मार्क्स का होता है वो हमेशा इस वाले चैप्टर से आता है, हमेशा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन नंबर 6A आपको इसी वाले चैप्टर का मिलेगा। तो जनवरी 26 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को दिखाऊं यहां पर एमटीपी जनवरी 26 सीरीज 1 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये तो चलो मॉक टेस्ट पेपर हो गया। ठीक है, ये मॉक टेस्ट पेपर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सितंबर 25। तो अभी मैंने आपको जनवरी 26 दिखाया, फिर अभी मैं आपको सितंबर 25 में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, उसके पहले कौन सा अटेम्प्ट आया था, मई 25 पीवाईक्यू, मई 25 6 मार्क्स का क्वेश्चन। उससे पहले जनवरी 25 पीवाईक्यू जनवरी 25 6 मार्क्स का क्वेश्चन। हर अटेम्प्ट में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और हर अटेम्प्ट में इस वाले चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन आ ही रहे। जनवरी 25 हो गया, सितंबर 24 देखें आया था क्या, लेट्स सी। सितंबर 24 पीवाईक्यू सितंबर 24 6 मार्क्स का क्वेश्चन। मई 24 देखें आया था क्या, मई 24 6 मार्क्स का क्वेश्चन। आप लोग देख रहे हो हर अटेम्प्ट में इस वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है, और मोस्टली क्वेश्चन नंबर 4A होता है, मोस्टली वो क्वेश्चन नंबर 4A होता है। तो ये वाला चैप्टर है बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये एक्सेसिवली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि वो 3 बुक्स, ये 3 बुक्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। एक तो इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक, और ये स्कैनर। ठीक है, जिससे आप लोग एग्जाम फोकस्ड वे में एग्जाम वाले क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, चलिए एग्रीगेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हो जाता है। एग्रीगेशन ऑफ इनकम का सिंपल भाषा में मतलब ये हो जाता है कि भाई कई सारी ऐसी इनकम्स हैं जो आप सरकार को डिस्क्लोज नहीं करते हो, लेकिन अगर किसी तरह से सरकार को पता चल जाता है कि ये वाली इनकम भी आपकी इनकम है, तो सरकार उसको आपकी इनकम में जोड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट हुए, ठीक है, अगर मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए कैश में जमा हुए, मतलब मेरे बैंक स्टेटमेंट में लिख कर आ रहे हैं कि किसी ने कैश जमा किया 10 लाख रुपए का, डन। अब
अगर मान लो मैं अपने स्टूडेंट से कैश में फीस ले रहा हूं और मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास ऑन कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 10 लाख रुपए कहां से आए? मैंने दिखाया कि मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, स्टूडेंट्स ने मुझे 10 लाख रुपए की फीस दी और इस 10 लाख रुपए को मैंने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अपने मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये स्पेसिफिकली दिखा रहा हूं कि देखो ये फीस है जो मुझे मेरे स्टूडेंट से मिल रही है और इसी फीस को मैं अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लो मेरे बैंक स्टेटमेंट में किसी और ने 10 लाख रुपए जमा किए, मतलब बैंक में तो बस इतना दिख रहा है ना, बैंक स्टेटमेंट देखकर सिर्फ इतना पता चल रहा है कि इस बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए कैश जमा हुआ है और वो असेसिंग ऑफिसर्स मुझसे पूछ रहे हैं, टैक्स वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि ये 10 लाख रुपए कहां से आए और मुझे नहीं पता कि ये 10 लाख रुपए कहां से आए, तो इस 10 लाख रुपए को मेरी इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, इस 10 लाख रुपए को मेरी इनकम मान लिया जाएगा। हाँ सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अब आती है प्रॉब्लम ये आती है कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानी जाएगी और अगर इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानते हैं ना तो इस पर रेट ऑफ टैक्स बहुत हेवी लगता है। इस पर क्या रेट लगता है? इस पर 60% का टैक्स लगता है, 60% का टैक्स लगता है। इसके ऊपर 25% का सरचार्ज लगता है और उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। 60% का टैक्स लगेगा, 25% का सरचार्ज लगेगा और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं, अगर मान लो 100 रुपए निकलते हैं, ठीक है, अगर मान लो 100 रुपए निकलते हैं जो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी, तो 100 रुपए का 60% कितना आ जाएगा? 100 रुपए का 60% आ जाएगा 60 रुपीज। ठीक है, तो टैक्स कितना हो गया? टैक्स हो गया 60 रुपीज। अब इस टैक्स के ऊपर 25% सरचार्ज लगेगा। आइए कैलकुलेटर देवता, आपकी मदद की आवश्यकता हो गई। तो इस 60 रुपीज के ऊपर 25% का सरचार्ज लगेगा, कितना आ जाएगा? वो 15 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 रुपए आ जाएगा। मैंने कहा ये 15 रुपए, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 75 रुपीज और टैक्स प्लस सरचार्ज, ये जो 75 रुपीज है इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो फिर 75 रुपीज के ऊपर, 75 रुपीज के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा? 3 रुपीज का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 78। मतलब अगर 100 रुपए की मेरी अनडिस्क्लोज इनकम सरकार को मिली, अगर मेरी 100 रुपए की अनडिस्क्लोज इनकम मिली तो उस पर मुझे 78 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उस पर मुझे 78 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। 60% टैक्स, ठीक है, उसके ऊपर 25% सरचार्ज, उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो अगर 100 रुपीज मेरी अनडिस्क्लोज इनकम निकलती है तो उसके ऊपर मुझे 78% इफेक्टिवली टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 78 रुपीज का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो 60 प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, तो अब यहां पर बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम्स हैं या ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर आपकी जो भी इनकम होगी या जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनको अनडिस्क्लोज्ड मानकर आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस पर आपको इतना सारा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस आते हैं। सबसे पहला सेक्शन तो यही आ जाता है, सेक्शन नंबर 68, जो कि कैश क्रेडिट से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन आ जाता है सेक्शन 68 जो कि कैश क्रेडिट से रिलेटेड है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में कोई कैश में क्रेडिट हुआ है और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं तो इस कैश के क्रेडिट को मेरी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा और उस पर 78% का इफेक्टिव टैक्स लग जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट्स है और मैं बता नहीं पा रहा हूं कि इन इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए मेरे पास पैसा कहां से आया, ठीक है, मतलब अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स है अगर मेरे पास, तो इन अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स को भी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और 78% का इफेक्टिवली टैक्स लग जाएगा। 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सिमिलरली अगर मेरे पास अनएक्सप्लेन्ड मनी है तो उसके साथ भी यही हश्र होगा। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं जो मैंने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किए हैं तो उसके साथ भी यही नतीजा होगा। अगर मेरे पास कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है तो उसके साथ भी यही नतीजा होगा। और अगर मैं कोई अमाउंट बोरो या रीपे कर रहा हूं हुंडी पर तो भी यही होगा। और ये स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स लग जाते हैं सेक्शन 115 बीबीई के तहत और इस पर लगता है 60% प्लस अ सरचार्ज ऑफ 25% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आ जाता है। तो इफेक्टिव टैक्स रेट अप्रोक्सीमेटली हमारा 78% का आ जाता है। इसके अगेंस्ट में कोई एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस या सेट ऑफ्स अलाउ नहीं होते, कोई रिडक्शंस वगैरह आपको इसके अगेंस्ट में नहीं मिलते। तो जो भी आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम अगर डिटेक्ट होती है तो उसके पूरे के ऊपर 78% का इफेक्टिव टैक्स लग जाता है और उसके अगेंस्ट में आपको एक पैसे का भी रिडक्शन नहीं मिलता है। यहां तक की बात अगर समझ में आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्कैनर से एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। ठीक है, वही
PYQ May 22। इससे रिलेटेड अनएक्सप्लेन्ड, ये एग्रीगेशन ऑफ इनकम वाली जो चीज है उससे रिलेटेड अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। देखो, द असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ गोल्ड जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है during the financial year ended 31st March 26, but he recorded to have spent 10 lakh rupees on acquiring the same। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं 10 ही लाख रुपए, तो मार्केट वैल्यू कितनी है 50 लाख रुपए, तो 40 लाख रुपए उसने छुपाया। तो ये जो 40 लाख रुपए उसने छुपाया वो उसकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा और इसके ऊपर 78% का इफेक्टिव टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो 78% का इस पर इफेक्टिव टैक्स लग जाएगा। और अब हम लोग करने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब हम लोग करने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग पहले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ओल्ड स्कीम में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस न्यू स्कीम में करेंगे। फॉर दोज हु आर वंडरिंग, यस, मुझे बड़ा मजा आता है ये बोर्ड पे ऐसे जूम इन जूम आउट खेलने में, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे लगता है आई एम एन ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, मुझे लगता है मैं ऐसे कोई ऑर्केस्ट्रा करा रहा हूँ, मुझे ऐसा मजा आता है मुझे। ठीक है, बड़ा मजा आता है। अरे, तो ओल्ड स्कीम में हम लोग देखते हैं। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ना वो दिखते कंफ्यूजिंग है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये क्वेश्चंस दिखते कंफ्यूजिंग है बट ये क्वेश्चंस होते बहुत आसान है। ठीक है, एक मैं आपको तरीका बताऊंगा इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। इन क्वेश्चंस को अगर आप उसी बताए हुए तरीके से अप्रोच करोगे तो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन जब भी आप देखो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप एक ही हेड के अंदर मल्टीपल सोर्सेस के लॉसेस को सेट ऑफ करने की कोशिश करोगे। मतलब सबसे पहले हम लोग इंट्रा हेड यानी इंटर सोर्स सेट ऑफ के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रा हेड सेट ऑफ यानी इंटर सोर्स सेट ऑफ के बारे में सोचेंगे। इंट्रा हेड, ठीक है, एक ही हेड के अंदर, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अ हेड। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक हेड हो गया। अब उसमें से एक हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है। तो जिस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है इन दोनों को आपस में हम लोग सेट ऑफ कर देंगे और नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रा हेड सेट ऑफ, जहां पर एक ही हेड के अंदर किसी एक सोर्स से लॉस है, किसी दूसरे सोर्स से प्रॉफिट है। उसके बाद जब इंट्रा हेड हो गया उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटर हेड सेट ऑफ पे। उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटर हेड सेट ऑफ पे कि अच्छा, एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस था, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट था, दोनों को सेट ऑफ करने की कोशिश की लेकिन फिर भी हाउस प्रॉपर्टी में नेट में लॉस ही निकल कर आया। अब इस लॉस का क्या करें, तो अब इस लॉस के लिए दूसरे किसी हेड से मदद मांगे कि अरे यार बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। ठीक है, इट्स लाइक कि अगर मान लो मेरे पास पैसों की कमी है, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास पैसों की कमी है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले अपनी वाइफ से मांगूंगा। वाइफ के पास भी नहीं होंगे तो मैं अपने मम्मी पापा से मांगूंगा। मम्मी पापा के पास भी नहीं होंगे, मैं भाई बहन से मांगूंगा। मतलब मैं इस तरह से अपने घर पे सेट ऑफ करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने घर से मांग के चीजें सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे घर पे मुझसे कोई नहीं दे पाया, अगर मेरे घर पे भी कोई नहीं दे पाया तो मैं क्या करूंगा, अपने दोस्तों से मांगने की कोशिश करूंगा कि चल ठीक है यार, मेरे घर पे तो कोई मुझे पैसे नहीं दे पा रहा है, मैं अपने दोस्तों से पैसे मांगने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और मान लो मेरे दोस्त भी मुझे पैसे नहीं दे पाए तो फिर मैं क्या करूंगा, जिस भी पर्पस के लिए मुझे वो पैसे चाहिए होंगे वो मैं डेफर कर दूंगा कि ठीक है भाई अगले साल देखेंगे। ठीक है, अभी तो पैसे नहीं है, ना मेरी फैमिली में पैसे हैं, ना मेरे दोस्तों के पास पैसे हैं, ना मेरे आसपास के लोगों के पास पैसे हैं। तो ठीक है, जिस भी पर्पस के लिए मुझे ये वाला पैसा चाहिए उस पर्पस को मैं डेफर कर दूंगा। मुझे एक लैपटॉप खरीदना था, लैपटॉप खरीदने के लिए मेरे पास खुद पैसे नहीं थे, मैंने अपनी वाइफ से मांगे, मम्मी पापा से मांगे, किसी के पास पैसे नहीं मिले। उसके बाद फिर मैं अपने दोस्तों से मांग रहा था, दोस्तों से भी पैसे नहीं मिले। मैंने कहा ठीक है लैपटॉप बाद में खरीदूंगा। ठीक है, अगर आपने चक दे इंडिया पिक्चर देखी हो तो चक दे इंडिया में शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि मुझे इस टीम में सिर्फ वो प्लेयर्स चाहिए जो पहले इंडिया के लिए खेले, इंडिया, उसके बाद अपनी टीम में अपने बाकी साथियों के लिए, और उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत जान बच जाए तो अपने लिए। उसी तरह से मैं यहां पर बोलता हूं कि मुझे इस चैप्टर में सिर्फ वो लॉसेस चाहिए जो पहले अपने ही हेड के किसी दूसरे सोर्स के साथ सेट ऑफ हो, उसके बाद उसी साल में किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो, और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत लॉस बच जाए तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। बस तभी वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तभी वो कैरी फॉरवर्ड होगा। पहले एक ही हेड के अंदर बाकी सोर्स से सेट ऑफ होने की कोशिश करेगा, उसके बाद उसी साल के बाकी हेड्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ होने की कोशिश करेगा, और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत लॉस बचेगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर हेड के बाद भी अगर कुछ बचता है तो फिर वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। ठीक है, अब इसके जो अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शन 72, सेक्शन 74, सेक्शन 73, इन सब में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग एकदम लॉजिकली चलेंगे।
हम लोग एकदम लॉजिकली चलेंगे और लॉजिकली में भी हम लोग हेड वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज के बारे में। मुझे एक बात जेन्युइनली बताओ, क्या इनकम फ्रॉम सैलरीज में से कभी भी लॉस हो सकता है? हम सबसे पहले इंट्रा हेड के बारे में बात करेंगे और इंट्रा हेड में भी हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज के बारे में बात करेंगे। मुझे एक बात आप लोग जेन्युइनली बताओ, क्या इनकम फ्रॉम सैलरीज में से लॉस हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरीज में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो भी क्या होता है? दैट इज ऑल्सो टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी सपोज 1 लाख रुपीज है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ओल्ड स्कीम में 50,000 रुपीज या फिर 1 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर आपकी सैलरी ही ग्रॉस सैलरी आपकी 40,000 रुपीज होगी तो आपको क्या लगता है? आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, 10,000 रुपीज का सैलरी का लॉस आ जाएगा? नो, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 40,000 रुपीज का ही मिलेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी विल बी जीरो। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज विल एब्सोल्युटली बी जीरो। डन। तो सैलरीज वाले हेड में तो कभी लॉस हो ही नहीं सकता, तो चिल लो, जय माता दी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर सैलरीज वाले हेड में कभी लॉस हो ही नहीं सकता तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की लॉस बात ही नहीं है। उसके बाद हम आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मुझे आप एक बात बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की अपने रेगुलर बैच में, फास्ट ट्रैक बैच में? हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे जहां पर किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस था तो किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट था, तो इन दोनों को हम लोगों ने सेट ऑफ करके हम लोगों ने बोला कि नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये थी, राइट? तो मतलब क्या हो गया कि एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है क्या? हाँ। क्या इस पर लॉ ने कोई रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस क्या अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। तो बस सिंपल सी बात हो गई, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब आ जाओ, हम लोग आते हैं अगले पे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पे। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पे आ जाते हैं। मेरी बात बहुत गौर नाड़ सुनना, ठीक है, बहुत गौर नाड़ सुनना। और मैं तो कहता हूं वीडियो को लाइक ही कर दो, मैं तो कह रहा हूं वीडियो को लाइक कर ही डालो, आज क्या ही हो जाएगा। ठीक है, अब पीजीबीपी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मेरा कोचिंग का बिजनेस है और मेरा एक कपड़ों का बिजनेस है। मेरे कपड़ों के बिजनेस में अगर लॉस है और कोचिंग के बिजनेस में प्रॉफिट है, तो क्या मैं कपड़ों के बिजनेस के लॉस को कोचिंग के बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं? मुझे ना एकदम से वो केमिस्ट्री के टीचर याद आ गए, वो कहते हैं कूद कूद के बचाओ, बताओ क्या इक्वेशन है, और फिर वो बताते जैसे कह दो ना +2 मतलब K2 HNO2 समथिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से कोई इक्वेशन थी, केमिकल इक्वेशन थी, और उसको इस तरह से पढ़ाते थे। एकदम से मुझे वो याद आ गया कि मैं भी ऐसे कूद रहा था। एनीवे, तो अगर मेरा कोचिंग के बिजनेस में प्रॉफिट है और गारमेंट के बिजनेस में लॉस है, तो क्या मैं गारमेंट के बिजनेस के लॉस को कोचिंग के बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज यस। लेकिन हम लोगों ने दो स्पेसिफिक बिजनेसेस पढ़े थे जिनके लॉसेस को हम लोग नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। कौन कौन से दो थे वो? एक तो स्पेसिफाइड बिजनेस और दूसरा स्पेक्युलेटिव बिजनेस। ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी, हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात की थी कि अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉसेस हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किए जा सकते हैं, वाइस वर्सा अलाउड है बल्कि। ठीक है, मतलब अगर मान लो मेरा कोचिंग वाले बिजनेस में प्रॉफिट है, ठीक है, और स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा हो गया? होटल वाला बिजनेस, वेयरहाउसिंग वाला, मतलब वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या वेयरहाउसिंग फॉर शुगर, या हॉस्पिटल्स वाला बिजनेस या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, याद आ रहे हैं वो 35 एडी वाले वो 14 बिजनेसेस। तो अगर उन बिजनेसेस में से किसी में लॉस है और मेरे कोचिंग वाले बिजनेस में प्रॉफिट है, तो क्या मैं उस बिजनेस का लॉस अपने कोचिंग वाले बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, नॉट नेवर, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर उल्टा हुआ, मेरे कोचिंग के बिजनेस में लॉस हुआ, होटल के बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो क्या मैं अपने कोचिंग के बिजनेस के लॉस को होटल के बिजनेस के प्रॉफिट में अगेंस्ट कर सकता हूं, एडजस्ट कर सकता हूं? यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। कई लोगों को लगता है ये उल्टा भी पॉसिबल नहीं है, उल्टा बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ये उल्टा बिल्कुल पॉसिबल है। ये कैसे आपको समझ में आएगा? जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एनीवे, तो मैं आपको क्या बता रहा था, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से कोई भी लॉस होगा, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस होगा, तो वो नॉन स्पेसिफाइड, वो नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किया जा सकता है। सिमिलरली, जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन अगेन, नॉर्मल बिजनेस में अगर लॉस है, तो क्या वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है? द आंसर इज यस। तो पीजीबीपी में हमारा क्या हो गया? पीजीबीपी में हम लोगों ने कहा कि एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन इसके दो ही एक्सेप्शंस हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस और स्पेक्युलेटिव बिजनेस। 35 एडी वाले जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, उनके लॉस को हम लोग किसी नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। 35 एडी वाले ही बिजनेस के प्रॉफिट में हम लोगों को उसको सेट ऑफ करना होगा। और जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, उसके लॉस को भी सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में ही हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। 3 हेड्स हमारे देखते ही देखते खत्म हो गए। इनकम फ्रॉम सैलरीज, लॉस पॉसिबल नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड सेट ऑफ बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा है इसको। फिर उसके बाद पीजीबीपी, पीजीबीपी में नॉर्मल बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट हेड हमारा आता है कैपिटल गेन्स। बचपन में मेरे पापा ने एक बात मुझे बताई थी, मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, ठीक है? एकदम से मुझे वेलकम याद आ गई, जहां पर वो उदय शेट्टी कहता है, मजनू बचपन में मेरा बाप मुझे उंगली पकड़ के मंदिर ले जाता था। मंदिर के दीवारों पर एक बात लिखी रहती थी कि आदमी को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो अचानक से मुझे वो याद आ गया। बचपन में एक बार क्या हुआ था कि मेरा भाई और मैं बहुत छोटा सा था, बहुत हार्डली 4-5 इयर्स का रहूंगा, 6 साल का रहूंगा। मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा है। तो हम दोनों को किसी ने टॉफी दी थी, मेरी टॉफी खत्म हो गई थी, तो मैं अपने भाई की टॉफी पर झपट्टा मार रहा था, ठीक है, जैसा यूजुअली बड़े भाई करते हैं, नॉट अ बिग डील, एवरी हाउस होल्ड दिस हैपेंस। बड़े भाई जो होते हैं वो छोटे भाई की टॉफी पे, चिप्स पे हाथ मारता ही है, चॉकलेट पे भी हाथ मारता ही है, ठीक है। तो उसी तरह से मेरा भी यही नेचर था कि अपना जल्दी से मैं खा लेता था और अपने छोटे भाई के चॉकलेट, टॉफी, चिप्स वगैरह पर मैं भी हाथ मारता था। मेरे पापा ने एक बार देखा, उन्होंने मुझे रोका, रुको। मुझे लगा मार पड़ेगी, लेकिन मार नहीं पड़ी। उन्होंने मुझे एक ऐसे शब्द बताया, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आज तक काम में आ रहा है। उन्होंने कहा कि कभी भी छोटे से लो मत, हमेशा छोटे को दो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बड़े से लो, हम हैं, मम्मी हैं, बाबा जी हैं, दादी जी हैं, उनसे लो। तुम कभी भी अपने छोटे से नहीं लोगे, छोटों को सिर्फ दो, बड़ों से लो, छोटों को सिर्फ दो, बड़ों से लो। मैंने कहा ठीक है। कैपिटल गेन्स तक ये बात पहुंच गई, मेरे पिताजी की कही हुई ये बात कैपिटल गेन्स हेड तक पहुंच गई, और कैपिटल गेन्स ने कहा, आहा, दो टाइप के कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। दो टाइप के कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स छोटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बड़ा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में अगर लॉस हो गया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में भी सेट ऑफ किया जा सकता है, और वो बड़ों से भी ले सकता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में भी सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कैपिटल का लॉस हुआ तो, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में जा सकता है? तो लॉन्ग टर्म में अगर कैपिटल लॉस हुआ तो क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, नॉट नेवर। लॉन्ग टर्म के कैपिटल लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। डन। तो देखो, ये पीजीबीपी वाला हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग यहां पर आ गए कैपिटल गेन्स पर। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यूजुअली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई लॉस होता नहीं है, लेकिन एक चीज है जहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस हो सकता है, और वो है activity from owning and maintaining racehorses. Activity from owning and maintaining racehorses. So this is also an activity which is classified under the head income from other sources. तो अगर activity from owning and maintaining racehorses, अगर activity from owning and maintaining racehorses में आपको लॉस होता है, तो क्या वो किसी नॉर्मल IFOS के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है? The answer is no. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नॉर्मली तो कोई लॉस होता नहीं है, नॉर्मली कोई लॉस होता नहीं है। एक है कैजुअल इनकम का लॉस। कैजुअल इनकम के लॉस को ना तो हम लोग कहीं सेट ऑफ कर सकते हैं, ना ही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैजुअल इनकम का लॉस कैन नॉट बी, कैजुअल इनकम का लॉस इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। और उसके बाद ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये वाली जो एक्टिविटी है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाली, इसका जो लॉस होता है इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ठीक है, तो ये बेचारा, मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहता था पीजीबीपी में आना, ये बेचारा पीजीबीपी के इन दोनों बिजनेसेस के साथ जुड़ने की ताक लगाए बैठा था कि यार मैं स्पेक्युलेटिव और स्पेसिफाइड के साथ जुड़ जाता हूं, क्योंकि मेरा नेचर तो वही है मेरा नेचर तो वही है। जिस तरह से स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, जिस तरह से स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार देवी, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से अराइज होने वाला जो लॉस है वो किसी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो वो किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है? ओनली अगेंस्ट द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। और इसी के साथ हमारा इंट्रा हेड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीटली यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इंट्रा हेड जो वाला जो भी हमारा पोर्शन है वो यहां पर आकर कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है। तो इंट्रा हेड में हम लोगों ने, अच्छा
अब मैं बताऊं, अगर इसको ना हम लोग सेक्शन वाइज चलते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती कि सेक्शन 72 ये कहता है, सेक्शन 73 ये कहता है, सेक्शन 74 ये कहता है। अगर हम लोग सेक्शन वाइज चलेंगे ना तो हमेशा बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए कभी भी ना इस वाले चैप्टर में सेक्शन वाइज मत जाओ, कभी भी इस वाले चैप्टर में सेक्शन वाइज मत जाओ। इस वाले चैप्टर में हमेशा आप क्या देखो कि पहले इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड। इंट्रा हेड के अंदर भी आप सबसे पहले हेड वाइज देखो, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, आईएफओएस। ठीक है, अब इंट्रा हेड जब हम लोगों का हो गया तो हम लोग आ जाते हैं इंटर हेड में। तो हम लोग आ जाते हैं इंटर हेड में कि देखो इंटर हेड एडजस्टमेंट अब किस तरह से किया जा सकता है। मुझे इस चैप्टर में सिर्फ वो लॉसेस चाहिए जो पहले अपने ही हेड के किसी दूसरे सोर्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो, उसके बाद अपने ही साल में किसी दूसरे हेड के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो, और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत लॉस बच जाए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत लॉस बच जाए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो। डन। ऑलराइट, सबसे पहले बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज के बारे में। क्या इनकम फ्रॉम सैलरीज में कोई लॉस होता है? नो, इनकम फ्रॉम सैलरीज में कोई लॉस नहीं होता। कोई लॉस ही नहीं होता तो फिर सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड की बात ही राइज नहीं होती। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास नेट लॉस निकल कर आता है, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास नेट लॉस निकल कर आता है तो वो किसी भी और हेड के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीस। बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत थी, मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत थी, मैंने घर पे मांगा, नहीं मिले, दोस्तों से मांगा, उन्होंने 2 लाख रुपए दिए, मैंने कहा चलो ठीक है 1 लाख रुपए का जुगाड़ मैं बाद में कर लूंगा, अगले साल कर लूंगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी में से नेट लॉस सपोज 3 लाख रुपीस का होता है और सैलरी इनकम आपकी सपोज 15 लाख रुपए की है, सैलरी इनकम आपकी सपोज 15 लाख रुपए की है, हाउस प्रॉपर्टी में आपका नेट लॉस 3 लाख रुपीस का है, नेट लॉस आपका 3 लाख रुपीस का है और सैलरी इनकम आपकी सपोज 15 लाख रुपीस की है, तो आप 15 लाख रुपीस में से 2 लाख रुपीस एडजस्ट कर दोगे, आपकी टैक्सेबल सैलरी 13 लाख रुपीस हो जाएगी, और ये जो हाउस प्रॉपर्टी वाला 1 लाख रुपए बचा है इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, इसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। डन। तो हाउस प्रॉपर्टी can be set off against any other head only up to 2 lakh rupees, rest is carried forward to the next year। उसके बाद पीजीबीपी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पीजीबीपी के बारे में बात करते हैं। अगर पीजीबीपी में से नॉर्मल बिजनेस में से लॉस निकलता है, अगर पीजीबीपी के नॉर्मल बिजनेस में लॉस निकलता है तो क्या वो किसी दूसरे हेड के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है? द आंसर इज यस, एक्सेप्ट फॉर सैलरीज। बिजनेस वाला है ना, उसकी ईगो बड़ी इन्फ्लेटेड होती है, 9 to 5 नौकरी करने वाले तुच्छ लोग, इनसे मैं मदद मांगूंगा क्या? और मैं अगर इनसे मदद मांगने लगूंगा तो यही लोग मुझे बोलेंगे हाँ तू बड़ा स्टार्टअप करने चला था, निकल गया तेरा स्टार्टअप, लॉस हो गया ना, हम ही से पैसे मांग रहा है ना। तो पीजीबीपी वालों को कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है। तो पीजीबीपी वालों का जो भी लॉस होता है उस लॉस के लिए वो लोग मदद किससे मांगते हैं? किसी भी और हेड से बिजनेस मांग, वो ये लोग मदद मांग लेंगे, लेकिन सैलरीज के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये सैलरीज के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो पीजीबीपी में जो नॉर्मल बिजनेस होता है इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरीज। सैलरीज हेड के सामने ये लोग हाथ नहीं फैलाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेक्युलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस। ये अपने ही हेड के सगे ना हुए किसी और के सगे क्या होंगे? जब ये अपने ही हेड को ठग सकते हैं तो ये किसी और के सगे क्या होंगे? क्या ये अपने ही हेड में किसी और सोर्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ होने के लिए राजी थे? नहीं, कहां? अपने ही हेड के अंदर इनसे बोलते रहे, बाकी लोग मदद करने के लिए बैठे हुए थे। वो होते हैं ना घर पे नालायक बच्चे, कहते हैं कि मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, मम्मी पापा पैसे देने के लिए तैयार है तो ना, घर वालों से पैसे नहीं मांगने, मुझे घर वालों से कब तक पैसे मांगूंगा मैं, घर वालों से पैसे नहीं मांगने। जब घर वालों से पैसे नहीं मांग सकते तो बाहर वालों से तो क्या ही मांगेंगे? वो कहेंगे नहीं मैं अगले साल खुद कमाऊंगा, जितना भी काम कर पाऊंगा मैं खुद कमाऊंगा और खुद अपना पेट भरूंगा, नहीं तो मैं भूखा सो जाऊंगा। ये है। ठीक है, तो ये जो आपके स्पेक्युलेटिव और स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, ये जब अपने ही हेड के अंदर किसी और सोर्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किए जा सकते तो ये किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट में क्या ही सेट ऑफ होंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस है दे कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस, अदरवाइज इनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये हमारा पीजीबीपी भी हो गया, ये हमारा पीजीबीपी भी हो गया। कैपिटल गेन्स, भाई कैपिटल गेन्स ने मेरे पापा की बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली थी। कैपिटल गेन्स अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा, उसने कहा कि मैं किसी और हेड के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। कैपिटल हेड्स इतना बड़ा समझने लग गया अपने आप को, उसने कहा मैं किसी और हेड के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। ठीक है, अगर मेरा लॉस है तो अगर मैं आपस में निपट सकता हूं तो ठीक है, मैं किसी और हेड के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। आई जस्ट कैरी फॉरवर्ड माई लॉस एंड देन वील सी वेयर इट गोज, बट आई विल नॉट कंसल्ट अ काउंसलर। ठीक है, आई विल नॉट, मतलब मैं किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। तो जो कैपिटल गेन्स वाला लॉस है
दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर हेड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एकदम सेम जो हम लोगों ने इंट्रा हेड में पढ़ा था कि नॉर्मली तो कोई लॉस होता नहीं है आईएफओएस में, ठीक है। कैजुअल इनकम में ना तो सेट ऑफ किया जा सकता है ना ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाला जो होता है, अगेन ये जब अपने ही हेड के किसी और सोर्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ होने के लिए तैयार नहीं है तो किसी और हेड से तो क्या ही मदद मांगेगा। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाला भी जो लॉस है दैट आल्सो कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर हेड, दैट आल्सो विल हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड। इंट्रा हेड हो गया, इंटर हेड हो गया, हम लोग आ जा रहे हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पर। हम लोग आ जा रहे हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पर। एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूं। किसी भी लॉस को आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। किसी भी लॉस को आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 8वें साल के बाद उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस है ना 35AD वाले, कितनी अच्छी अच्छी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। आप 100 बेड से ज्यादा की कैपेसिटी का हॉस्पिटल बनाओ, 2 स्टार से ज्यादा की कैपेसिटी का होटल बनाओ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाओ, शुगर के स्टोरेज के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाओ, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बनाओ, स्लम रीडेवलपमेंट करो वगैरह वगैरह। तो इनमें अगर लॉसेस होता है तो सरकार कहती है तुम इनडेफिनेटली इसको कैरी फॉरवर्ड करो यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर इनमें कोई लॉस होता है तो सरकार कहती है कि ये वाला लॉस इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ये वाला लॉस इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है वो तो एक तरह से सट्टा वाला बिजनेस है, तो यहां पर सरकार कहती है कि तुम्हारा लॉस सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। सिमिलरली एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ठीक है, ये जो एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है, इससे अराइज होने वाला भी जो लॉस है वो भी एक तरह से स्पेक्युलेटिव की कैटेगरी से ही हो गया ना, वो एक तरह से वो सट्टा लगाने वाली बात ही हो गई। तो इसका भी लॉस सिर्फ 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। इसका भी लॉस सिर्फ 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो कोई भी लॉस आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बस ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस है इसका लॉस आप इंडेफिनिटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस आप 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से जो भी लॉस निकलता है उसको भी आप 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। डन। तो सैलरीज में तो कोई लॉस आ ही नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप 8 साल के लिए कर सकते हो। पीजीबीपी में नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप 8 साल के लिए कर सकते हो, स्पेक्युलेटिव का 4 साल के लिए, स्पेसिफाइड का इंडेफिनिटली। कैपिटल गेन्स का 8 साल के लिए। अदर सोर्सेज में नॉर्मली कोई लॉस होता नहीं है, कैजुअल इनकम का लॉस कैरी फॉरवर्ड आप कर नहीं सकते। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का 4 साल के लिए। अब मजे की बात मेरी सुनो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सपोज 3 लाख रुपए का नेट लॉस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 3 लाख रुपए का नेट लॉस है, तो वो इस साल सैलरीज हेड के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, मतलब 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ किया जा सकता है। सैलरी इनकम अगर मेरी 15 लाख रुपए, अगर मेरी सैलरी इनकम 15 लाख रुपए, तो क्या मैं 2 लाख रुपए तक के लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज यस। अब ये जो 1 लाख रुपए का लॉस है दिस विल हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। ये जो 1 लाख रुपए का बचा हुआ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है दिस विल हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। तो सपोज प्रीवियस ईयर 25-26 में ये 1 लाख रुपए का लॉस आया था जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया टू द प्रीवियस ईयर 26-27। अब मजे की बात कि प्रीवियस ईयर 26-27 में दिस लॉस ऑफ 1 लाख रुपीस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, इट विल हैव टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली। मतलब अगर एक बार आपका लॉस पिछले साल से इस साल आ गया तो इस साल उसी हेड के अंदर आपको मदद मांगनी होगी, ठीक है। उसी हेड के अंदर आपको मदद मांगनी होगी, आप किसी और हेड से मदद नहीं मांग सकते। सिमिलरली पीजीबीपी का लॉस, जिस साल लॉस हुआ उस साल तो सैलरीज को छोड़ के किसी और हेड के अगेंस्ट में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है, मतलब प्रीवियस ईयर 2025-26 में लॉस हुआ था, अभी 2026-27 में आ गया, अभी प्रीवियस ईयर 2026-27 में आ गया, तो 26-27 में जो पीजीबीपी का लॉस है दैट कैन बी अलाउड, दैट इज अलाउड टू बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ पीजीबीपी, ठीक है। वो पीजीबीपी के अलावा किसी और प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। डन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, ओल्ड स्कीम में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हमने कर लिए हैं। अब न्यू स्कीम पर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग न्यू स्कीम पर चलते हैं। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जितने भी अभी तक हम लोगों ने किए वो ओल्ड स्कीम से रिलेटेड थे, और अब हम लोग न्यू स्कीम पर चल रहे हैं। अगर आपको ये वाला चैप्टर अभी तक सिंपल लग रहा है तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग करेंगे बूम। और अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी दे रहा हूं। इतने सारे हम लोगों ने ये चैप्टर्स किए,
मैंने अभी तक आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दिया, अब मैं आप लोगों को होमवर्क देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आप स्कैनर से और सेल्फ स्टडी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, और जो जो क्वेश्चन आप करते जाओगे, जो जो क्वेश्चन आप करते जाओगे, उसका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में लिखकर कर देना डन। ठीक है? तो अगर मान लो आज आपने सपोज पीवाईक्यू जनवरी 25 किया, या चलो सितंबर 25 वाला किया, ठीक है? आज आपने सपोज पीवाईक्यू सितंबर 25 वाला किया स्कैनर से, तो आप लिखोगे स्कैनर का पेज नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना, डन। तो उससे आप अपनी ट्रैकिंग कर पाओगे, बार बार आप इस वाले लेक्चर पर आकर अपनी ट्रैकिंग कर पाओगे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप और भी कुछ लिखना चाहो तो आप उसमें लिख सकते हो, किसमें किस वाले पॉइंट में आपको डाउट आया, या कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पे आपको और फोकस करने की जरूरत है। मे बी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सपोज मैंने प्रीवियस ईयर 25 सितंबर 25 का हम लोगों ने क्वेश्चन किया, पीवाईक्यू किया सितंबर 25 का, आपने खुद से किया स्कैनर से, और उसके बाद फिर जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपको पता लगा कि यार इस वाले पॉइंट में ना मैं आकर फंस गया था, तो अगर इस वाले पॉइंट में मैं आकर फंस गया था तो उसको आप यहां पर लिख लो, तो आपका एक लॉग बनता चला जाएगा, आपका अपने आप एक लॉग बनता चला जाएगा। डेट लिखो, क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए वो लिखो, और उसके बाद फिर आप उसमें ये भी लिखो कि किस पॉइंट में आप फंसे थे। तो आपका डिजिटली एक लॉग क्रिएट होता जाएगा, और मैं भी वो कमेंट्स देखता रहूंगा तो मुझे भी समझ में आता जाएगा अच्छा कौन कौन से पॉइंट्स पर आप डेफिनेटली फंस रहे हो। और अगर कोई इनमें से कोई ऐसा पॉइंट निकल के आता है जिसमें बहुत ज्यादा लोग फंस रहे हैं, तो आई कैन मे बी मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ठीक है, मैं उस पर एक सेपरेटली वीडियो बना सकता हूं। तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, ये बस अभी अभी आया मेरे दिमाग में कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आप उस क्वेश्चन का नंबर लिखोगे, उस क्वेश्चन का पेज नंबर लिखोगे, और यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताओगे कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं और किन किन पॉइंट्स में आपको एक बार और रिवाइज करने की जरूरत है, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लिखोगे यहां पर। ठीक है, इससे आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉग क्रिएट होता जाएगा, और मुझे भी समझ में आता जाएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आप लोग ज्यादा फंस रहे हो, तो उन पॉइंट्स से रिलेटेड मे बी आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा आप इस तरह से करोगे ना, बिकॉज यार अब टुडे इज व्हाट, टुडे इज 23rd नहीं 21st ऑफ मार्च 2026। ठीक है, टुडे इज 21st मार्च 2026, मई 26 अब दूर नहीं है दोस्त, मुश्किल से 40 दिन बचे हैं मई 26 में। ठीक है, मई 26 में अब मुश्किल से 40 दिन बचे हैं। आज से हम लोगों को सीरियस होना ही पड़ेगा। अगर अभी तक हम लोग सीरियस नहीं थे तो अभी हम लोगों को सीरियस होना ही पड़ेगा। तो गेट द बुक्स, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, कीप ऑन राइटिंग हियर कि हाँ मैंने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। देखते हैं कैसे नहीं क्लियर होता यार तुम्हारा मई 26, देखते हैं ना कैसे क्लियर नहीं होता, या मई 26 या सितंबर 26 या जनवरी 27 या जो भी है। और इनफैक्ट आज हम लोगों ने ये बात कर ली, आप बाकी चैप्टर्स में भी करो, आप सैलरीज करो, हाउस प्रॉपर्टी करो, पीजीबीपी करो, कैपिटल गेन्स करो, जो भी आप करो वो आप उस वाले सेशन के रिवीजन वीडियो के नीचे लिखो ना, कमेंट सेक्शन में आप लिखो, देखते हैं। आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा आज मुझे रिपोर्टिंग करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, आपके पास कोई हैंड होल्डिंग के लिए, कोई रिपोर्टिंग के लिए तो है नहीं। तो अगर आप इस तरह से करोगे ना, तो हर वीडियो के नीचे आपको पता चलेगा कि आपको रिपोर्टिंग करनी है, और मैं रोज सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। ठीक है, रोज मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, बस कई बार मैं रिप्लाई कर नहीं पाता हूं, लेकिन मैं रिप्लाई भी डेफिनेटली करता हूं। आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर मेरा हर कमेंट पर आपको मेरा रिप्लाई मिल जाएगा, 2-3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो मैं रिप्लाई भी सारे के सारे कमेंट्स का करता हूं, या फिर मैं एक हार्ट बना देता हूं उस पर। तो आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चंस की यहां पर राइटिंग करोगे ना, कि आप बताओगे यहां पर, और हर चैप्टर में बताओ ना यार, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताओ, रेजिडेंशियल स्टेटस में बताओ, हर चैप्टर में बताओ, तो पता चलेगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, किस चैप्टर में आप कितने बिहाइंड चल रहे हो। एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड हियर फॉर यू, और ये पब्लिकली विजिबल रहेगा, तो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एक्चुअली ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और रिपोर्टेबिलिटी इससे अराइज होगी, बहुत हेल्प करेगा आपका। ठीक है, एनीवे अब हम लोग आ जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस न्यू स्कीम के अंदर अंदर। ठीक है, बात वहीं से हम लोग करेंगे, इंट्रा हेड, इंटर हेड, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अगेन क्या यहां पर सैलरीज हेड में कोई लॉस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, तो सैलरीज हेड का लॉस कुछ है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है क्या? यस हो सकता है। क्या एक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है? यस बिल्कुल किया जा सकता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही निकला जैसा ओल्ड स्कीम में था। पीजीबीपी में हम लोग देखते हैं नॉर्मल बिजनेस का लॉस किसी भी नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई रिडक्शन न्यू स्कीम में मिलता ही नहीं है 35AD वाला। जो स्पेसिफाइड बिजनेस होता है सेक्शन 35AD, उसका न्यू स्कीम में तो कोई उसकी वजूद ही नहीं है ना, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये जो सेक्शन 35AD है, इससे अराइज होने वाला लॉस, इसका अराइज होने वाला लॉस यहां पर अराइज ही नहीं होगा अगर आप न्यू स्कीम में हो तो, क्योंकि न्यू स्कीम में सेक्शन 35AD एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो सेक्शन 35AD का कोई लॉस यहां पर आ ही नहीं सकता। स्पेसिफाइड बिजनेस वाली चीज यहां से हट गई है, लेकिन हाँ स्पेक्युलेटिव बिजनेस डेफिनेटली है, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस का भी लॉस आप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ कर सकते हो न्यू स्कीम में भी। तो यहां पर सेम चीज होगी।
नॉर्मल बिजनेस के लॉस को तो आप किसी भी और नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है दैट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। उसके बाद कैपिटल गेन्स में बात करते हैं तो एक्जैक्टली सेम है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्जैक्टली सेम है। नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस होता नहीं है। कैजुअल इनकम का लॉस आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का जो लॉस है वो आप सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाले प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पर इंटर हेड पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं इंटर हेड पर, ठीक है। अब इंटर हेड में देखो, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी इस हेड में कोई आपका लॉस हो नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ओल्ड स्कीम में हम लोगों ने देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो 2 लाख रुपए तक किसी और हेड की इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है। न्यू स्कीम में ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यू स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को ना तो आप किसी दूसरे हेड की इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो, ना ही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो न्यू स्कीम में अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है तो वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तो वो लैप्स हो जाएगा। तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस होता है और आप न्यू स्कीम में हो तो ये वाला लॉस एब्सोल्युटली लैप्स हो जाएगा। डन। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, इट कैन नॉट आल्सो बी कैरीड फॉरवर्ड। फिर पीजीबीपी वही नॉर्मल बिजनेस किसी भी और हेड के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर सैलरीज। स्पेक्युलेटिव सिर्फ स्पेक्युलेटिव के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। और आईएफओएस का भी एग्जैक्टली वही है जैसे हम लोगों ने ओल्ड स्कीम के लिए पढ़ा था। नॉर्मली लॉस होता नहीं है। कैजुअल इनकम का आप ना तो सेट ऑफ कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाले प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ होगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्जैक्टली ओल्ड स्कीम जैसे, ठीक है। सैलरी साइड में कोई लॉस होता नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड होता नहीं है। पीजीबीपी में नॉर्मल बिजनेस 8 साल, स्पेक्युलेटिव बिजनेस 4 साल। स्पेसिफाइड बिजनेस यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ओल्ड स्कीम में स्पेसिफाइड बिजनेस था, उसका लॉस इंडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता था। न्यू स्कीम में स्पेसिफाइड बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैपिटल गेन्स 8 साल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नॉर्मली कोई लॉस होता नहीं है। कैजुअल इनकम का कोई कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं होता है। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का भी 4 साल के लिए लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। डन। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं लास्ट की कुछ चीजें, ठीक है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। losses not set off or carried forward, तो types of losses that cannot be adjusted against any other income or carried to the future years, ये कैजुअल इनकम वाला। कैजुअल इनकम वाले कौन कौन से होते हैं? गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम्स, या लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स जैसे शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। जब हम लोगों ने पीजीबीपी किया था तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को मिलता है वो पैसा पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है, और जितना पैसा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल होता है उतना पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट अगर होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को तो उस पर तो पार्टनरशिप फर्म खुद टैक्स पे करती है, तो इसलिए वो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो अगर पार्टनर के हाथ में लॉस भी आता है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर प्रॉफिट है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो लॉस भी कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, सीक्वेंस इन विच लॉसेस आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम। सबसे पहले आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना होता है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च आप सेट ऑफ करते हो। फिर करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग करते हो, जितना भी अलाउड है। तो सबसे पहले आपको करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, और उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। इन 3 का आपको सेट ऑफ करना होता है। उसके बाद आप करते हो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। उसके बाद पुराने साल का बिजनेस वाला लॉस आप एडजस्ट करते हो। फिर पुराने साल का डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मतलब पुराने वाले सालों का डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, पुराने वाले सालों का कैपिटल रिसर्च ब्रॉट फॉरवर्ड वाला, एंड देन अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। डन। तो इस तरह से होता है। तो सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, फिर फैमिली प्लानिंग, ये करंट ईयर का हो गया। उसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ठीक है। और उसके बाद फिर जिस तरह से जो सीक्वेंस हमारा था, करंट ईयर वाला डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग, वही सेम सीक्वेंस पुराने वाले सालों के लिए भी होगा। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हो गया। उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, और फिर अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको लॉसेस को सेट ऑफ करना है। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर निकल कर आती है, और वो कंडीशन ये है कि यार देखो, अगर आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न तो फाइल करना ही होगा। यस, अगर आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न तो फाइल करना ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आई होप ये वाली बात तो आपको सबको समझ में आई रही होगी कि यार बिना रिटर्न फाइल किए आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है। बिना रिटर्न फाइल किए आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते।
अब अगर आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा, लेकिन ये रिटर्न भी आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल करना होगा। ठीक है, ये रिटर्न भी आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर ही फाइल करना होगा। ड्यू डेट बताता है सेक्शन 139(1), ड्यू डेट बताता है सेक्शन 139(1), और ये कहता है कि अगर आप में ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तो आपको 31 अक्टूबर 2026 तक रिटर्न फाइल करना चाहिए, और अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 31 जुलाई 2026 तक आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 139(1) कहता है कि अगर आप में ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर है, तो फिर आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है। पीजीबीपी में हम लोगों ने पढ़ा था 44AB में, तो आपको 31 अक्टूबर 2026 तक अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट में आप नहीं हो तो फिर आपको 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने अपना रिटर्न बिलेटेडली फाइल किया तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने अपना रिटर्न बिलेटेडली फाइल किया तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट फॉर टू काइंड्स ऑफ लॉसेस। एक्सेप्ट फॉर टू काइंड्स ऑफ लॉसेस, एक तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, एक तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, और दूसरा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ लॉस रिटर्न अंडर सेक्शन 139(3) विदिन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) फॉर कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एक्सेप्ट फॉर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ यू फाइल योर रिटर्न लेट। लेकिन ये जो बाकी लॉसेस हैं आपके, पीजीबीपी के लॉस, कैपिटल गेन्स का लॉस, इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने अपना रिटर्न लेट फाइल किया। कई सारे लोग इसको ये समझते हैं कि अच्छा, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इसको हम लोग बिना रिटर्न फाइल किए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। सरकार को पता किससे चलेगा तुम्हारा लॉस हुआ, तुमको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो रिटर्न फाइल करके तुमको सरकार को बताना तो पड़ेगा ही ना। तो रिटर्न तो फाइल करना कंपलसरी है, राइट। बस इतना सा था ये वाला चैप्टर। अब आप लोग स्कैनर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैं आपको ना एक तरीका बताता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चंस को अप्रोच करने का ना मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, जस्ट शेयरिंग एन अप्रोच विद यू ऑल। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग एन अप्रोच विद यू ऑल। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे बहुत अच्छे से करो। ठीक है, तो मैं आपको एक अप्रोच बताना चाहता हूं, बस सिंपली ये देखना है इसको। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर नीरज अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट का मतलब हो गया ओल्ड स्कीम। ठीक है, एंड शो द आइटम्स एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड द असेसमेंट ईयर्स अप टू व्हिच सच लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय हिम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अब यहां पर हमारा दिमाग पता है कैसे चलता है। ठीक है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम, दोनों को आपस में हम लोग सेट ऑफ कर देंगे। इट्स ओके अगर आपका ये दिमाग इस तरह से चल रहा है, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो, जब भी आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन देखो, जब भी आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन देखो, हमेशा ना एक इस तरह से अपने लिए रफ में कुछ बना लो। क्या बनाओगे, वो इस तरह से आपको बनाना होगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स और आईएफओएस। ये बना लो आप अपने लिए। आपने सबसे पहले क्या देखा, स्पेक्युलेटिव से लॉस और स्पेक्युलेटिव से प्रॉफिट। ठीक है, स्पेक्युलेटिव से लॉस, स्पेक्युलेटिव से प्रॉफिट। आपने यहां पर रफ में लिखा, आपने यहां पर पीजीबीपी में रफ में लिखा 12,000 का लॉस। ठीक है, और कितने का प्रॉफिट, 25,000 का प्रॉफिट। आपने यहां पर लिखा 25,000 का प्रॉफिट, 12,000 का लॉस, 25,000 का प्रॉफिट। ये भी स्पेक्युलेटिव और ये भी स्पेक्युलेटिव। ठीक है, इस तरह से आपने रफ में लिखा। उसके बाद आप आओ आगे, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 3580 45,000 रुपीज। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो आपने लिखा कितना, 45,000 रुपीज है। 45,000 3580 का लॉस है ये। ठीक है, 45,000 3580 का लॉस है, तो ये आपने लॉस में लिख दिया उसको। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, सैलरी इनकम आ गई आपकी 4,18,000 रुपए, तो यहां पर आपने सैलरी में लिख दिया, सैलरी में लिखा 4,18,000 रुपए। ठीक है, कंप्यूटेड सैलरी है 4,18,000 रुपए। उसके बाद देखो, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,20,000 रुपए।
लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,20,000 रुपए। तो आपको पता है अगर सैलरी इनकम 418 है और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2,20,000 है, तो 2 लाख रुपए का लॉस तो मैं सैलरी इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं, और बाकी 20,000 वाला लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अब मैं यहां पर लॉस में क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा 2 लाख रुपए, मैं सैलरीज हेड में ही लिखूंगा 2 लाख रुपए, और ये 2,18,000 रुपए टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ये एचपी लॉस मैंने लिखा। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी में मैं क्या लिखूंगा, 2,20,000 रुपए का लॉस है, इसको मैंने 2 लाख रुपए एडजस्ट किया सैलरी से, इसको मैंने 2 लाख रुपए एडजस्ट किया सैलरी से, और ये जो 20,000 रुपए का लॉस है इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। आप देख रहे हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जिससे जब मैं फाइनल आंसर का प्रेजेंटेशन करूं ना, तो खिच्चा पिच्चा गुच्चू पुच्चू गुट्टा पिंटा पड़पुट्टी टी टी ना हो। ठीक है, कि पता लगा आपने सैलरी लिखा, बाद में आपको रियलाइज हुआ शिट यार, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी तो सैलरी के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता था। फिर पूरा उसको काटोगे या फिर उसमें घुसाने की कोशिश करोगे या कुछ ना कुछ करोगे। आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हो, रियलाइज दैट, फील दैट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। वहां पर आप तो होते नहीं हो एग्जामिनर को अपनी नॉलेज के बारे में बताने के लिए। तो दी ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन योर नॉलेज, बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर इज दैट पेपर दैट यू गिव टू द एग्जामिनर टू चेक। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी टू राइट इन अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ये हो गया, हाउस प्रॉपर्टी से आपने यहां पर लिख दिया 20,000 का लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद देखो क्या हुआ, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस। अब ट्रेडिंग बिजनेस से 2,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये भी हमारी पीजीबीपी की इनकम आ गई, ये भी हमारी पीजीबीपी की इनकम आ गई। और पीजीबीपी इनकम में मैंने क्या लिखा, क्या पीजीबीपी ये 3580 का जो लॉस है, क्या वो हमारी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है, ट्रेडिंग बिजनेस वाली इनकम के अगेंस्ट में? नहीं। अच्छा, ये बाय द वे ये ट्रेडिंग बिजनेस है ये। ठीक है, क्या है ये, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, शेयर ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है ये। ठीक है, तो ये स्पेक्युलेटिव नहीं है। ठीक है, दिस इज इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग का मतलब सिंपली क्या होता है, खरीदना बेचना। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ शेयर ट्रेडिंग नहीं होता। अगर शेयर ट्रेडिंग लिखा होता देन यू कुड हैव कंसीडर्ड इट एज अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, बट दिस इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस राइट नाउ। ठीक है, तो 2,80,000 रुपए आपने यहां पर क्या कर दिया, अब आप यहां पर पीजीबीपी में ही लिख दो 2,80,000 रुपए। 2,80,000 रुपए आपका प्रॉफिट आया ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस से आपका प्रॉफिट आया। आई नो अब ये कैपिटल गेन्स और आईएफओएस के लिए आपको नीचे लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,05,000 रुपए, 2,05,000 रुपए। तो अब आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर लिखा कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में आपने लिखा यहां पर 2,05,000 रुपए, 2,05,000 रुपए, एंड ये हो गया LTCG। ठीक है, 2,05,000 रुपए ये हो गया आपका LTCG। उसके बाद देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एसटीटी नॉट पेड 85,000 रुपीज। ये 85,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, क्या मैं इसको इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं? यस, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 85,000 रुपीज का मेरा लॉस, 85,000 रुपीज का यहां पर लॉस है, LTCL, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये 1,10,000 रुपए वाला। ठीक है, एसटीडी पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, 1,10,000 रुपए का मेरा एक और लॉस आया है। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहां पर 2,05,000 में से 85,000 गया, कितना बचा? 2,05,000 रुपए में से मेरे पास 85,000 अगर जाएगा तो बचेगा 1,20,000 रुपीज, ये बचेगा 1,20,000 रुपीज। और मेरा कितना लॉस है, और मेरा 1,10,000 रुपीज का और लॉस निकल कर आ गया। ठीक है, 1,10,000 रुपीज का और लॉस निकल कर आ गया, ये 1,10,000 रुपीज का एक और लॉस निकल कर आ गया। मेरे पास 10,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बचा। ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा। अब आगे देखो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111A 85,000 रुपीज। 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 85,000 रुपीज का। क्या इस 10,000 रुपीज के प्रॉफिट के अगेंस्ट में मैं 10,000 रुपीज तक का लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं 10,000 रुपीज के लॉस को, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, इसको मैं सेट ऑफ करूंगा, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 आ गया, और जो बचा 75,000 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये जो बचा 75,000 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल गेन्स का जो लॉस है वो किसी और हेड के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। डन, ये भी हो गया। नाउ फॉलोइंग आर द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। देखो,
ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस PQR 18,000 रुपीज रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 22-23। हम कौन से असेसमेंट ईयर में? हम 26-27 में। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? 4 साल के लिए। ये 22-23 वाला लॉस है, तो 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 बच गए। ठीक है, 18,000 रुपीज का स्पेक्युलेटिव वाला लॉस है। क्या हमारे पास स्पेक्युलेटिव में कोई प्रॉफिट की गुंजाइश बची हुई है? यस, हमारे पास बची हुई है। स्पेक्युलेटिव में हमारे पास 25,000 का प्रॉफिट था, 12,000 रुपए का हमारा लॉस था। तो 25,000 में से 12,000 का लॉस अगर मैं एडजस्ट करता हूं तो 13,000 रुपए बचता है। ठीक है, 13,000 रुपए बचता है। तो इससे मेरे पास 13,000 रुपए का स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट आया। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने का है? 18,000 रुपए का है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 18,000 रुपए का है। तो मैं 13,000 रुपए तक तो इससे इसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर दूंगा, और जो बचा हुआ 5,000 रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेक्युलेटिव लॉस है दैट विल लैप्स। सर हम ऐसे नहीं कर सकते क्या कि यहां पर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो तो 25,000 रुपीज का है, जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट है वो तो 25,000 रुपीज का है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड वाले को पहले एडजस्ट कर लेते हैं, 18,000 रुपीज मिल जाएगा। और ये तो सर ताजा ताजा इसी साल का स्पेक्युलेटिव लॉस है ना, तो अगर ये कम भी एडजस्ट हो पाए तो 5,000 इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो आपको पहले करंट ईयर वाला सेट ऑफ करना होगा, उसके बाद आप पुरानी वाली चीजों को देखोगे। ठीक है, चलो, तो बाकी ये जो 5,000 रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेक्युलेटिव लॉस होगा, दिस विल लैप्स, दिस विल लैप्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका लैप्स हो जाएगा। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस 12,000 रुपए रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 21-22। अब ये ट्रेडिंग बिजनेस वाला जो लॉस है ये कितने 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो 26-27 8 सालों के अंदर अंदर तो आएगा ही। कितना लॉस है? ये 12,000 रुपए का लॉस है। तो ये करंट ईयर के पीजीबीपी के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किया जा सकता है। क्या ट्रेडिंग बिजनेस में अभी कुछ प्रॉफिट बचा हुआ? ओ माय गॉड, 2,80,000 रुपीज। हाँ, 2,80,000 रुपीज। तो यस, तो हमारे पास कितना लॉस था? ये हमारे पास 12,000 रुपए का लॉस था। तो इस 12,000 रुपए के लॉस को हम लोग डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। इस 12,000 रुपए के लॉस को हम लोग डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। 35AD वाला तो कोई प्रॉफिट दिखा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 35AD वाला जो लॉस है ये भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 23-24। तो ये जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये भी हमारा हो जाएगा। तो हम यहां पर अगर देखें तो 2,80,000 रुपीज। पहले क्या होता है? पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहां पर देखा ना कि किस सीक्वेंस में सेट ऑफ होगा। तो पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, फिर फैमिली प्लानिंग, और उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, तो पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ किया हम लोगों ने। यहां पर देखो, पहले हम लोगों ने 12,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ किया, तो 280 में से 12 गया, कितना बचा? 280 में से 12 गया, 280 में से 12 गया, 2,68,000 रुपीज बचा, 2,68,000 रुपीज बचा। और अब जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था आपका 1 लाख रुपीज का, ये जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था 1 लाख रुपीज का, इसको यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास बचेगा 1,68,000 रुपीज। अभी हम लोगों के पास बचेगा 1,68,000 रुपीज। डन, एंड दैट्स इट। Assume Mr. Neeraj has furnished his return of income on or before the due date। तो अब आप लोग इस तरह से देख सकते हो, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपका आएगा। आपने क्या किया? आपने सैलरीज हेड में पहले से ही आपको पता है कि जब आप इनकम फ्रॉम सैलरीज लिखोगे तो पहले से ही आपको पता है कि 418 में से 2 लाख रुपीज का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपको एडजस्ट करना है। दैट्स इट, तो ये आपको पहले से ही पता है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप लिख पाओगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा 4,18,000 रुपीज हुआ, लेस सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज, ये हो गया। तो 218 की सैलरी आई। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में आप लिख पाओगे, क्यों? क्योंकि आपने यहां पर रफ में लिखा हुआ है कि 220 का लॉस है, 2 लाख तक एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 20 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जब आप यहां पर मेन प्रेजेंटेशन करोगे तो यहां पर आप लिख पाओगे सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम सैलरीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज, बैलेंस 20,000 रुपीज टू बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख पाओगे। तो जब भी आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ना, हमेशा एक रफ में बना लो, रफ में बनाओ, और वो भी हेडवाइज बनाओ। जब हेडवाइज बनाओगे तो आपको बड़ा आसान होगा जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन करोगे। कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो हमने रफ में बनाने में ही इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट उससे फाइनल प्रेजेंटेशन में आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको और ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाओगे इससे। और जो मैंने आप लोगों से कहा है वो जरूर करना। ठीक है, जो भी चीज मैंने आपको बताई है वो जरूर करना। जो जो क्वेश्चंस आप लोग करते जाओगे वो क्वेश्चंस यहां पर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करते जाओगे। ठीक है, पेज नंबर मेंशन करोगे, क्वेश्चन नंबर मेंशन करोगे, और किस पॉइंट में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप फंसे तो वो लिखो यहां पर। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है यार, भाई हूं मैं तुम्हारा।
ठीक है, मैं तुम्हारा भाई हूं, ये सारे के सारे जो है वो सारे के सारे तुम्हारे दोस्त हैं, कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, आपने कोई एक कमेंट लिखा कि यार इसमें मैं फंस गया था, फिर पीछे से कई सारे लोगों के रिप्लाई आएंगे, मैं भी इसमें फंसा, मैं भी इसमें फंसा, मैं भी इसमें फंसा। एक कम्युनिटी लर्निंग जो होती है ना, उसको हम लोग आजमा के देखते हैं यार। मई 26 फोड़ना है, या फिर सितंबर 26, या फिर जनवरी 27, जब भी आपका एग्जाम हो, ठीक है, तो ये हम लोगों को फोड़ना है। डन। ठीक है, मुझे ना वो डायलॉग याद आ गया, भंवर बुराना सर है ना, वो बोलते हैं गुड यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से। तो वो भी एग्जाम हम लोगों को फोड़ना है, मई 26, सितंबर 26, जनवरी 27, जो भी जिसका भी जब भी अटेम्प्ट है उस हिसाब से। ठीक है, इसको ऐसे मत समझ लेना कि मई 26 नहीं निकला तो सितंबर 27, सितंबर 26, सितंबर 26 नहीं निकला तो जनवरी 27। ठीक है, तो इसको इस तरह से नहीं समझना है आपको। ठीक है, जिसका जिस अटेम्प्ट में एग्जाम है वो वाला अटेम्प्ट आपको क्लियर करना ही है। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। मिलता हूं कल रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।